हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की नई श्रृंखला चालू हो चुकी है। इसमें हम पढ़ रहे थे ब्रेन का हमने पूरा माइंड मैप बनाया था, फ्लो चार्ट जिसको अपन कहते हैं, और उसको अपन ने डिस्कस किया था। अब उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और ब्रेन से संबंधित जितने फैक्ट हैं उन्हें अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो कहलाएगा स्टडी ऑफ ब्रेन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसे अपन कहते हैं न्यूरोलॉजी, या कभी कभी लिखा रहता है न्यूरो साइंस। अब आप इसका कारण जानते हैं कि न्यूरोलॉजी क्यों कहा जाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो जिस सेल से बना है वो है न्यूरॉन सेल, और सेल का नाम न्यूरॉन है, इसीलिए उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। लेकिन अब यहां पर एक फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, एक दो बार ऐसा हुआ है कि आया है स्टडी ऑफ ब्रेन और ऑप्शन में न्यूरोलॉजी नहीं रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उस कंडीशन में जो सही आंसर माना गया था वो था फ्रेनोलॉजी। ठीक, स्टडी ऑफ ब्रेन के लिए क्या लिखा गया था, फ्रेनोलॉजी। अब क्या मतलब है फ्रेनोलॉजी? तो फ्रेनोलॉजी जो है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्कल, खोपड़ी का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फ्रेनोलॉजी। तो यही ऐसे उसने रिलेट करा, पूछने का उसका जो तरीका है पेपर में वो ये है कि उसने रिलेट कर दिया, स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी में अपना ब्रेन रखा हुआ है, तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या पूछ लिया, फ्रेनोलॉजी। होता नहीं है ना, स्टडी ऑफ ब्रेन की कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, न्यूरोलॉजी। लेकिन अब यदि न्यूरोलॉजी नहीं है ऑप्शन में तो क्या करोगे, तो टिक करना है आपको उसमें जो ऑप्शन वो है फ्रेनोलॉजी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ न्यूरोलॉजी, ठीक, मतलब तंत्रिका विज्ञान के जनक, ये कहा जाता है डॉक्टर जीन विलियम मार्टिन। जीन विलियम मार्टिन। ठीक, ये फादर ऑफ जो अलग अलग ब्रांच के ना उनको याद ही कर लो, भले आप बहुत ज्यादा नहीं सुनते हो पर याद कर लो, इंटरेस्टिंग है, आते भी हैं, याद भी हो जाएंगे, सिंपल है ना। तो फादर ऑफ न्यूरोलॉजी अपन कहेंगे डॉक्टर विलियम मार्टिन या जीन विलियम मार्टिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। यदि अब बात की जाए मस्तिष्क के भार की, मस्तिष्क का भार जो है इसको समझेंगे थोड़ा सा। वेट ऑफ ब्रेन, इसके दो पॉइंट याद रखना। यदि हम मेल की बात करते हैं तो मेल में ये होता है 1450 ग्राम, और यदि अपन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये होता है 1350 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम का इसमें अंतर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वेट ऑफ ब्रेन तो एवरेज या जो औसत आपको लिखना है वो रहेगा 1400 ग्राम। समझ सकते हो, 1350 और 1450 के एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1400 ग्राम। लेकिन पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि मेल या पुरुष के मस्तिष्क का भार, तो आंसर हो जाएगा 1450 ग्राम। और कह दिया जाए महिला के मस्तिष्क का भार,
तो हो जाएगा 1350 ग्राम। तो दोनों कंडीशन में ऐसा आप इसको याद रख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है और हमारे शरीर में हम जितनी भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, ऑक्सीजन और हमारे शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा, इन दोनों का 20% सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन यूज करता है। 20% ऑफ टोटल एनर्जी एंड 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी कंज्यूम करेगी, उसमें से 20% सिर्फ कंज्यूम करता है कौन? हमारा ब्रेन। ब्रेन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लड ले जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, न्यूरॉन्स, मसल्स, नर्व भी अच्छे काम करेंगे, तभी आप इसको बहुत अच्छे से आजमा सकते हैं। मान लो आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लो, जो सामान्य आपकी डाइट है उससे ज्यादा आपने खाना खा लिया, तो आप सुनते होंगे ना कि यार ज्यादा खाना खा लिए, नींद आ रही है। या आपने महसूस करा होगा कि बहुत ज्यादा खाना खा लो तो ज्यादा नींद आने लगती है, और जो अति खाना खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा, वो हांफने भी लगते हैं, ऐसे गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, खा लेते हैं बहुत ज्यादा। तो उसके पीछे की कहानी समझिए। क्या होगा यदि हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो उस ज्यादा खाना को पचाने के लिए हमें उसको पचाना तो पड़ेगा ही। तो वो जो ज्यादा खाना है वो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब उसको पचा सके इसलिए हमारी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करना पड़ता है। अब रेस्पिरेशन या श्वसन जब हम करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारी कैपेसिटी तो उतनी ही जितनी हम ब्रीदिंग करेंगे। तो जब हम ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा खाना के डाइजेशन या पाचन में लग रहा है। अब क्या हो गया, शरीर कहा कि भैया हमें इतना सारा खाने का पाचन करना है, ब्रेन हमारा 20% एनर्जी ले रहा है, 20% ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो शरीर बोला भैया ब्रेन से कि हम इतनी ऑक्सीजन तुम्हें नहीं दे पाएंगे, 20% ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, 10-12% ले लो, 5-7% ले लो, बाकी हमें लग रही है क्योंकि खाना पचाना है। तो ब्रेन कहता है ठीक है हमें 5% एनर्जी दे दो, लेकिन हम जरूरी काम करेंगे। और ब्रेन क्या करता है, सिर्फ महत्वपूर्ण काम करने लगता है, जैसे हार्ट बीट चलाएगा, रेस्पिरेशन कराएगा, ब्लड प्रेशर चलाएगा, बाकी काम नहीं करता। इसलिए हमें क्या आने लगती है, नींद। तो जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा खाने को पचाने में उपयोग हो जाती है, ब्रेन में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्रेन सिर्फ एसेंशियल फंक्शन करता है, अति आवश्यक कार्य करता है, बाकी काम करना बंद कर देता है और हमें आ जाती है नींद, है ना। और इसलिए हाँफते भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले ताकि वो खाना भी पचे और ब्रेन में भी पहुंचे। अजमा के देखना, कभी आप बहुत ज्यादा कोई खाने का तो हाँफने लगता है। तो ये जो होती है, यही कारण है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आती है। तो यदि ज्यादा खाना खा लो और नींद आ ले, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि चाय पी ले, कॉफी पी ले, कुछ नहीं, नींद आ रही है सो जाए। ठीक, एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों का 20% यूज करता है हमारा ब्रेन। यदि हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की, तो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहते हैं मेनिंजेस मेम्ब्रेन। ये जो है ये कहलाती है मेनिंजेस झिल्ली या मेनिंजेस मेम्ब्रेन। ठीक, 3 लेयर होती है इसकी, ड्यूरा मैटर होती है, आर्किनॉइड मैटर होती है, पिया मैटर होती है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल लोड नहीं है, लो अपन आगे वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे ब्रेन को, जैसे मान लो ये अपना ब्रेन है, तो इस पूरे के पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपन कहते हैं मेनिंजेस। अब समझना अगला फैक्ट। यदि हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इस सेंटर नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर 3 मेम्ब्रेन होते हैं।
पहली जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं ड्यूरामेटर। ये जो है ये होती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है वो होती है ड्यूरामेटर। फिर दूसरी जो है इसे कहते हैं अर्कनॉइड मेम्ब्रेन। ये जो है ये बीच वाली होती है, मिडिल मेम्ब्रेन है, मिडिल मेम्ब्रेन। इस मिडिल मेम्ब्रेन में याद रखना यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है CSF, ठीक, सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूइड कहते हैं, ब्रेन में पाया जाने वाला फ्लूइड या लिक्विड होता है। फिर तीसरा जो है, तीसरी जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं पिया मेटर। ये जो है ये सबसे अंदर वाली होती है, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार, अब कंफ्यूज नहीं होना, आपसे एग्जाम में पूछा जाए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है मेनिंजेस। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों चीज आती है, इसमें हमारा ब्रेन भी आता है और इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करता है उसमें 3 मेम्ब्रेन होती है। जो सबसे बाहर है वो है ड्यूरामेटर, बीच में है उसमें एक लिक्विड भी है CSF फ्लूइड होता है जो कहलाती अर्कनॉइड मेम्ब्रेन, और जो सबसे अंदर इनर है उसे कहा जाता है पिया मेटर मेम्ब्रेन। ठीक, तीनों नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है तीनों। चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रेन्स के जो फैक्ट है बहुत आते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फैक्ट, तो अच्छे से समझेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझें, सपने देखते समय, ड्रीमिंग, सपने देखते समय, सोच विचार करते समय, थिंकिंग, भाषण देते समय, स्पीच, काल्पनिक लेखन करते समय, इमेजिनरी राइटिंग। इमेजिनरी राइटिंग, काल्पनिक लेखन मतलब समझे, जैसे मान लो आप कोई पिक्चर, आपको एक फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, तो कहानी लिख रहे हैं। इमेजिनरी राइटिंग करते समय, मान लो हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, बात विवाद हो रही है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, या मान लो हमारा कोई IQ जैसा अपन टेस्ट दे रहे हैं। जब अपन इस तरीके के काम कर रहे हैं जो तुरंत होना है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत चल रहा है कि क्या बोलना है और मैं बोलते जा रहा हूं, तो जो तत्काल वाले तुरंत वाले काम हो रहे हैं ना, इन सभी कार्य को जो भाग नियंत्रित करता है वो होता है सेरिब्रम, या इसे अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम या ये हिस्सा जो है ये कहलाता है प्रमस्तिष्क। ये क्या करता है, हमारे पूरे जो ये सब वाले काम होते हैं तुरंत वाले, इन सभी कार्यों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, तुरंत तुरंत वाले जो अपन काम करते हैं। फिर यदि मान लो अपन अपने अंदर जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, क्लेवरनेस, ठीक, या कहते हैं इंटेलिजेंसी, ये सभी जो है इसका भी कारण क्या होता है, तो ये सभी रिलेट करते हैं सेरिब्रम से, प्रमस्तिष्क से। ठीक,
जब भी अपन योगा प्राणायाम करते हैं या ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसमें अपन अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, अच्छे से प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर अपन जो डेवलप करते हैं अपने मेंटल स्टेटस को ना, या जो अपन विकास करते हैं अपना मेंटल डेवलपमेंट, तो वो उस समय जो ब्रेन का हिस्सा सबसे ज्यादा डेवलप होता है वो हिस्सा होता है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम को ही डेवलप करते हैं अपन। ठीक है, कि मान लो अपन क्विक फैसला लेने चाह रहे हैं, अच्छे डिसीजन लेना चाह रहे हैं, है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करना है, आईक्यू अच्छा करना है, तो ऐसा कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमारा क्या डेवलप होना जरूरी है, सेरिब्रम। जैसे देखो, दिमाग का भार तो सभी के लिए एक सा है, सबके पास एक सा ही दिमाग है, लेकिन क्या सभी एक सा काम करते हैं? कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, लेकिन मस्तिष्क जो ब्रेन का भार है वो तो सबके लिए एक सा है। तो ऐसा अलग अलग क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है सेरिब्रम पर। सेरिब्रम जिसका जितना डेवलप होगा वो उतना ज्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ठीक, तो सेरिब्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है हमारे ब्रेन का। आप समझ ही सकते हैं कितने सारे काम कर रहा है। ठीक, मान लो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सेरिब्रम, या जिसे अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क, विकसित नहीं होता है, डेवलप या विकसित नहीं होता है, किसी कारण से बचपन से उसका ऐसा हुआ कि सेरिब्रम बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, वो काफी कमजोर रह गया, तो उस बच्चे को कहा जाता है MR चाइल्ड। बोले तो मेंटली रिटार्डेड, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं मंद बुद्धि। ठीक, मंद बुद्धि होना और गधा होना दोनों अलग अलग चीज है। गधा होने का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, लेकिन आप नहीं करते हैं जो आपके लिए सही है, तो उसको अपन कहेंगे कि ये गधा है। लेकिन मंद बुद्धि अलग परिस्थिति होती है। जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे वो फैसले लेने में ही असमर्थ है, वो यही नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या उनको कोई कुछ मतलब होश ही नहीं है कि क्या कब करना चाहिए, तो वो कंडीशन कहलाती है मंद बुद्धि। और मंद बुद्धि होने का कारण है जिसका सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क विकसित नहीं होगा, तो वो बच्चा जो है वो हो जाता है मेंटली रिटार्डेड, या वो हो जाता है मंद बुद्धि। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम बात करते हैं हमारे किसके, फोर ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क। पढ़े थे अपन, तीन भाग होते हैं, तो ये जो फोर ब्रेन है अग्र मस्तिष्क, इसमें एक हिस्सा होता है सेरिब्रम, तो अपन ने देख लिया, एक और हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी, या हिंदी में इसे कहा जाता है घ्राण पिंड। थोड़ी भारी है नाम है ना, बाकी हिंदी मीडियम आप भी ऑल्फैक्टरी भी याद रखेंगे और घ्राण पिंड भी याद रखेंगे। तो ये जो ऑल्फैक्टरी होता है ये सूंघने की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। सूंघने की संवेदना, बोले तो इसे अपन कहते हैं स्मेलिंग सेंस, है ना। जैसे अपन किसी चीज को सूंघते हैं और कहते हैं ना, कह रही ये तो इसकी महक है ना। जैसे मान लो ऐसे सूंघे और कह रहे ये तो अगरबत्ती है, ये पराठा महक रहा है, ये आलू है, ये कुछ मतलब XYZ। आप बता पाए क्यों? जब आपने उसको सूंघा होगा तो उसकी जो सेंस थी वो हमारे ब्रेन में फीड हो गई, और ब्रेन का वो पार्ट जहां पर वो स्टोर हो गई वो है ऑल्फैक्टरी। अब जब भी अपन सूंघते हैं किसी चीज को तो ऑल्फैक्टरी उसको सेंस करता है और अपन को पता चल जाता है कि अरे ये तो इसका स्वाद है, अरे ये तो इसकी महक है। तो वो काम करने के लिए जो हिस्सा है वो कौन सा है? घ्राण पिंड। और ये हिस्सा पाया कहा जाता है, तो ये होगा हमारे फोर ब्रेन में। ठीक, फिर फोर ब्रेन में अपन ने हिस्सा पढ़ा था डाई एंड सेफ्लॉन,
है ना, थोड़ा नाम उटपटांग है, डाई एन सेफ्लॉन। लेकिन ये सब नाम आपको याद रखना है, आते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो कोई भी किताब से, ऐप से, ये सब शब्द आपको मिलेंगे। तो इस डाइएनसेफ्लॉन के 3 हिस्से अपन पढ़े थे। सबसे पहला हिस्सा अपन ने पढ़ा था थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर में रोना और दर्द, है ना, किसी बात के लिए, कोई बात के लिए अपन रो रहे हैं, या हमारे शरीर में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है ना, जो क्राई एंड पेन, रोना और दर्द, जो इनके सेंस है, जो इनकी संवेदनाएं हैं, इनको सबसे पहले ग्रहण करने का काम करता है थैलेमस। थैलेमस ही होता है जो हमारे शरीर को ठंड और गर्मी का एहसास कराता है। कोल्ड एंड हॉट, है, ऐसे हम ठंड लग रही है, अपन को पता चला, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो इसको समझा, वो हिस्सा होता है थैलेमस। ठीक, फिर दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था एपिथैलेमस। ठीक, डाइएनसेफ्लॉन का दूसरा हिस्सा था एपिथैलेमस। जिसको भी थोड़ा कंफ्यूज हो, पिछली वीडियो में जाके देखें, अपन ने प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में भी लिख रहा हूं, कलर बदल के, आप समझ सके। एपिथैलेमस जो होता है, इसका सीधा संबंध होता है हमारी पीनियल ग्लैंड से। हमारे क्रेनियम या कपाल में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। जब ग्लैंड पढ़ेंगे वहां डिटेल्स पढ़ेंगे। इस पीनियल ग्रंथि को कब काम करना है, कब इससे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन निकालना है, कब क्या करना है, इस काम को कंट्रोल करता है एपिथैलेमस। और हमारे डाइएनसेफ्लॉन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये तो खैर सभी ने सुना होगा, हाइपोथैलेमस बहुत सारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम करता है ना, इसके अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। चलिए, यदि अपन बात करें तो अब थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला तो याद रखेंगे, ये भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। जो हमें भूख लगती है, हंगर है, जो थ्रस्ट है, उसको, उसका नियंत्रण करना या उसको कंट्रोल करने के लिए जो हिस्सा हमारे पास है, वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक, फिर हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। कितना होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जाओगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में जाओगे तो 310 केल्विन, है ना। जैसे आप बोलचाल में सुनते होंगे कि 102 बुखार है, तो वो जो 102, 103 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में नहीं, 102 डिग्री सेल्सियस में तो काम ही खत्म हो जाएगा। वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको कंट्रोल करना, जैसे मान लो गर्मी लग रही है तो पसीना निकाल देना, ठंड लग रही है तो रोंगटे खड़े कर देना, ताकि अपन को गर्मी लगने लगे। तो किसी भी तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने का काम जो करेगा, वो होता है हाइपोथैलेमस। इतना बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, फिर यूरिन फॉर्मेशन याद है यदि आपको, तो अपन ने पढ़ा था, जब क्या पढ़ रहे थे अपन, जब अपना टॉपिक चल रहा था किडनी, तो अपन पढ़े थे यूरिन फॉर्मेशन, या जिसे अपन कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसको भी कंट्रोल करने का जो काम है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस।
याद होगा आप लोगों को, अपन अभी पिछले वीडियो में इसके पढ़े हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, समझना ये पॉइंट। क्रोध, हिंसा, क्रोध हो गया एंगर, हिंसा मतलब वायलेंस, डर, फेयर, तनाव, स्ट्रेस, यह हो सकता है लिखा है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, प्रेम, लव और घृणा, हेट। ये सभी जो भावनाएं होती है ना, कि हमें मतलब गुस्सा आ गया, हमें किसी चीज से बहुत हिंसा है, लड़ाई दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, है ना, डर लग रहा है, तनाव में, स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस है, लव है, लव की फीलिंग है, हेट है, ये जितनी भी भावनाएं हैं हमारे अंदर, जो भी इमोशंस है या फीलिंग है आप कह सकते हो, इन सभी भावनाओं को नियंत्रित करने का जो काम है वो करता है हाइपोथैलेमस। यही कारण है कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सेंटर ऑफ इमोशन। इन्हें अपन कहते हैं भावनाओं का केंद्र। जितनी भी अपने अंदर भावनाएं होती है ना, तो उसका संबंध हमारे दिल से नहीं होता है। दिल या हृदय जो है उसका काम है केवल ब्लड को पंप करना, पहुंचा देना पूरे शरीर में, फेफड़े में, लंग्स में पहुंचाना, साफ करना, वो सब उसका काम नहीं। जितनी भी फीलिंग्स या इमोशन है ना, चाहे वो लव हो, हेट हो, जो भी फीलिंग है वो सभी पूरे तरीके से कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे कहते हैं भावनाओं का केंद्र, सेंटर ऑफ इमोशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझें। सभी ने पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का नाम सुना होगा। ठीक, अब उसका एक लॉजिक यहां से रिलेट करेंगे, समझना। हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में अन्य ग्रंथि होती है। जैसे एक हमारे शरीर में होती है थायराइड, सुना होगा सभी ने, गले में या थायराइड होती है, ग्लैंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होती है। हमारे शरीर में पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, ये भी कपाल में होती है, क्रेनियम में। ये सभी ग्लैंड जो है इनके काम को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इन तीनों को कब काम करना है, कौन सा हार्मोन कब छोड़ना है, कैसे कंट्रोल करना है ना, किसका सिक्रीशन बढ़ाना है, घटाना है, ये सब कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। यही कारण है कि आपने सुना होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस हमारी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना या नियंत्रित करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। यही कारण है कि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दिमाग लगा सकते हैं आप, मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये और ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, तो ये मास्टर ग्लैंड है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल दे रहा है कोई, और इसको जो सिग्नल दे रहा है वो है हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस के लिए क्या टर्म यूज होता है, इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि का मास्टर जिसे कहा जाता है वो होता है हाइपोथैलेमस।
आता ऑब्जेक्टिव में, आप ऑब्जेक्टिव लगा के देखो, मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ब्रेन से संबंधित कुछ फैक्ट। खत्म नहीं हुए हैं, अभी और भी पार्ट बचे हैं, और भी फैक्ट बचे हैं। धीरे धीरे अपन उनको सबको कवर करते चलेंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब सीक्वेंस से चलता रहेगा। आप बस रिलैक्स पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट लगाते रहो। मान लो कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वैसे भी कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट और सुझाव पढ़ते रहता हूँ, अच्छा लगता है। कुछ कमेंट्स अच्छा प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छा कुछ करने के लिए। बाकी अभी तो सब आप लोगों का प्यार है, सकारात्मक ही कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।